बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल एकेडमी चैनल। 12 माह के कोर्स में तमाम तरह के LLB के स्टूडेंट्स, तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जज, मजिस्ट्रेट, एडिशनल सेशन जजेस, ADPP, DDPP, लीगल इंस्पेक्टर, तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात के एस्पेरेंट्स और वो वकला जो ये चाहते हैं कि 12 माह में कानून को अज़बर फर उंगलियों पे याद कर लें, उसके माहिर बन जाएं, उनको इस कोर्स में खुश आमदीद। हमारे इस चैनल ला एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को, घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। हम आज पढ़ रहे हैं जो सेक्शन CPC का जो है वो 6 और 15, सेक्शन 6 और 15, यानी इसमें यह कहा गया कि सिविल कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस देयर जुरिस्डिक्शन इज एदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। इसमें ये वाला हम सवाल पढ़ रहे हैं कि जो सिविल कोर्ट है वो हर तरह की जुरिस्डिक्शन रखती है। ये इसको इस तरह पूछ सकता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की माली जुरिस्डिक्शन क्या होती है? तो अपनी कॉपी खोल लें, पेन निकाल लें, जिस तरह मैं बताता जा रहा हूं इस तरह हेडिंग वाइज लिखते जाएं, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको पेपर में इसी तरीके से लिखें। मजीद हम इस पे किताब लिख रहे हैं तो वो किताब जब मार्केट में आएगी उसको आप लेना चाहें, उसमें पूरी डिटेल होगी। अब है पहली, आप ये देखेंगे कि जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं। जुरिस्डिक्शन, पहली हेडिंग दे, जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक क्या है? ए कोर्ट्स पावर, कोर्ट की ऐसी ताकत टू डिसाइड ए केस, जिसकी बुनियाद पर वो केस को डिसाइड करती है, और इशू ए डिक्री, या कोई डिक्री जारी करती है। तो जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? कोर्ट की वो पावर जिसके तहत वो कोई ना कोई फैसला करती है या डिक्री जारी करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अगली हेडिंग दे, रेलिवेंट प्रोविजन, यानी आज हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? रेलिवेंट प्रोविजन का मतलब क्या है? कौन सा सेक्शन है इसके अंदर, सवाल में कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? तो आज हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 एंड 15 ऑफ CPC, 6 और 15 CPC का। और इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं? जो क्रॉस सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं? सूट वैल्यूएशन एक्ट, ये लिखे क्रॉस रेफरेंस, सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887। सूट वैल्यूएशन एक्ट कौन सा है? 1887 का। एक और रेफरेंस दें, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2, क्या? वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962, पाकिस्तान सिविल कोर्ट का ऑर्डिनेंस नंबर 2, कौन से सन का? 1962 का। अब अगली हेडिंग दे, काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन। पहले देखो जुरिस्डिक्शन क्या है। जुरिस्डिक्शन का मतलब है क्या कोर्ट अथॉरिटी रखती है कि वो केस को सुने या ना सुने। अगर कोर्ट को केस सुनने की अथॉरिटी नहीं है और कोर्ट ने वो केस सुन लिया तो वो सारी की सारी जो उसकी प्रोसीडिंग है वो कानून में हैसियत नहीं रखेगी। तो जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? कोर्ट को पावर भी तो हो। मिसाल के तौर पर फैमिली कोर्ट का केस है और आप क्रिमिनल कोर्ट में जाकर उसको फाइल कर दें, तो अगर क्रिमिनल कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट का केस लेके बैठ जाए तो वो तो केस नहीं होगा। या ट्रायलेबल बाय मजिस्ट्रेट है केस, या ट्रायलेबल बाय सेशन है और उसको ट्रायल कर ले मजिस्ट्रेट। देखें, ट्रायलेबल बाय सेशन है, ऐसा केस है जिसको सेशन ने ट्रायल करना है और उसको ट्रायल कर दे मजिस्ट्रेट। तो यानी जुरिस्डिक्शन किसको कहते हैं? जिसका काम उसी को सांझे, जिसकी ड्यूटी, जिसका अख्तियार
यानी कोर्ट की वो पावर कि वो कौन कौन से फैसले कर सकती है, केस की कार्रवाई कैसे चला सकती है, यानी कोर्ट की अथॉरिटी कि क्या वो केस सुन भी सकती है या नहीं, इसको जुरिसडिक्शन कहते हैं। अब हेडिंग दे काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन। तो इसकी काइंड्स हैं जुरिसडिक्शन की, इसकी 4 तरह की किस्में होती, याद रखना जुरिसडिक्शन की 4 तरह की किस्में हैं। पहली है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। पहली हेडिंग दे टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, इसका मतलब है इलाकाई जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट को जो जो इलाके मुतय्यन कर दिए गए, कोर्ट सिर्फ उनकी हद तक जुरिसडिक्शन रखती है। मिसाल के तौर पर मेरी जमीन खानपुर में है, मैं अपना केस खानपुर की बजाय उठाकर जो मैं सिविल कोर्ट में दायर कर दूं रावलपिंडी में जाकर, नहीं। किस कोर्ट को जुरिसडिक्शन है, इलाकाई हदूद किसकी लगती है, खानपुर की। तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किसको कहते हैं कि जो इलाकाई हदूद जो मुतय्यन कानून ने कर दी कि ये कोर्ट सिर्फ इन इन इलाकों की केस को सुनेगी, उन पे जो आगे कार्रवाई बढ़ाएगी, उसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। दूसरी हेडिंग दे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, माली जुरिसडिक्शन। ये कोर्ट की वो जुरिसडिक्शन कि हर कोर्ट की जुरिसडिक्शन मुतय्यन कर दी कि सिविल जज दर्जा अव्वल जो है वो कौन सी मालियत के केस सुनेगा, सिविल जज दर्जा दोम कौन सा सुनेगा, दर्जा सोम कौन सा सुनेगा, फर्स्ट ग्रेड कौन सा सुनेगा, सेकंड ग्रेड कौन सा सुनेगा, थर्ड ग्रेड कौन सा सुनेगा, यानी इनकी माली जुरिसडिक्शन है। अगर केस सुनने वाला है अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन का, तो वो कौन सुन सकता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है सिविल जज, फर्स्ट क्लास सिविल जज। अगर हम वो वाला केस उठा के थर्ड क्लास सिविल जज पे ले जाएं तो उसकी जुरिसडिक्शन नहीं है। तीसरी हेडिंग क्या दें, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट क्या करती है उसको बताया जाता है अपने कौन कौन से सब्जेक्ट को जुरिसडिक्शन करना है, किस नोयत का केस आपने लेना है। हर कोर्ट को खास नोयत के केस होते हैं कि आपकी कौन सी नोयत का केस है। सिविल कोर्ट है तो वो सिविल केस लेगी, फैमिली है तो वो फैमिली लेगी, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। अगली हेडिंग दे पर्सनल जुरिसडिक्शन। कोर्ट कई मर्तबा ऐसा करती है कि खास लोगों के मामले लेती है, पूरी पब्लिक के मामले नहीं सुनती। बड़ा मैं कीमती बता रहा हूं, पर्सनल जुरिसडिक्शन में ऐसी जुरिसडिक्शन के जो कोर्ट खास लोगों के मामलों को लेगी, एज ए होल सबके मामलों को वहां पे नहीं सुनेगी। इसकी मिसाल क्या है, इसके अंदर आप लिखें सेक्शन 19 और सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी। इसमें क्या है, कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया, तो क्या, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 19 एंड 20 ऑफ सीपीसी डायरेक्ट द सिविल कोर्ट टू डील विद द सूट्स ऑफ दोज पर्सन who actually resides or carry on business or personally work for gain within its territorial limit। तो सेक्शन 19 और 20 के तहत क्या कहा गया, सिर्फ उन्हीं लोगों के जो है केस को ये अदालत सुन सकती है जो या तो वहां पे रहते हों, या वहां पे कारोबार करते हों, या वहां पर कोई मुनाफा कमाते हो, कोई बिजनेस करते हो, पर्सनली गेन कर रहे हो। तो पता क्या चला, कितनी तरह की कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन होती है, 4 तरह की। पहली है टेरिटोरियल, इलाकाई हदूद के खास हदूद के फैसले सुनेगी। दूसरी है पेक्यूनरी, खास मालियत के केस सुनेगी। तीसरी है सब्जेक्ट मैटर, खास नोयत के केस सुनेगी कि किस नोयत का केस है, कौन सी अदालत में लगेगा। तीसरा पर्सनल जुरिसडिक्शन, खास लोगों के केस सुनेगी। तो सेक्शन 19 और 20 में क्या कह दिया गया, सिर्फ उन लोगों के केस वो अदालत सुनेगी जिसकी हदूद में वो लोग रहते हों, वो लोग रहते हों किसी और हदूद में, तो ये वाली कोर्ट उनके फैसले नहीं सुनेगी। उनके बारे में आपने करना है तो उसी कोर्ट में जाके करें जहां से उनका ताल्लुक है। अगली हेडिंग दे बेसिस ऑफ पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बेसिस कौन सी होती है, कौन बयान करता है कि माली हदूद क्या होगी। बड़ा कीमती, कौन ये फैसला करता है कि ये वाली जो कोर्ट है, सिविल जज
दर्जा अव्वल का कितनी मालियत का सुनेगा, दर्जा दोम का कितना सुनेगा, सोम का कौन सा सुनेगा, ये कौन डिटरमिन करता है, ये फैसला कौन करता है? तो ये कौन करता है? पहला, द सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887, सूट वैल्यूएशन जो एक्ट है 1887 ये मुतय्यन करता है। दूसरा, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962, जो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 1962 का है, ये मुतय्यन करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, कौन मुतय्यन करता है कि इस जज को इतनी मालियत का केस सुनने को दिया जाए? वो किसके तहत होता है? वो सूट वैल्यूएशन एक्ट के तहत होता है और वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962 के तहत होता है। बड़ा कीमती। मिसाल के तौर पर दर्जा दोम का जो मजिस्ट्रेट है, जो दर्जा दोम का जो सिविल जज है, वो सुन सकता है 5 मिलियन तक का केस। मैंने जिस टाइम उसके पास केस दायर किया उस टाइम वो केस था 5 मिलियन का। मैंने अपने मकान का केस दायर किया, अब केस जब दायर किया उस वक्त उसकी मालियत कितनी थी? 5 मिलियन की। और 5 मिलियन की हद तक का दर्जा दोम का सेकंड क्लास जो सिविल जज है वो सुन सकता था। मैंने केस दायर कर दिया, केस चलते चलते 1.5 साल हो गया और मेरे जो प्लाट था उसकी मालियत 5 मिलियन से बढ़कर उसकी मालियत बन गई 30 मिलियन, 30 मिलियन हो गई। अब क्या बनेगा? तो क्या उससे मैं केस वापस ले लूंगा? नहीं। आपसे पेपर में पूछेगा, जब आपने केस दायर किया उस वक्त तो वो जज उसकी सुनवाई की अथॉरिटी रखता था, मगर फैसला करते वक्त जब हुआ उसकी माली वैलियत बहुत बढ़ गई थी, उसकी माली अथॉरिटी से, उसकी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन से बाहर निकल गई थी। तो अब क्या ये फैसला करेगा या नहीं करेगा? हां करेगा। क्यों? जो सब्सिक्वेंट इंक्रीज होता है, बाद में जो वैल्यू बढ़ती है उसके ऊपर कोई मसला नहीं होता। सिर्फ कब देखा जाएगा? जब आप केस दायर करते हैं ना, जब केस फाइल करते हैं उस वक्त देखना पड़ेगा कि जिस केस की मालियत कितनी है। अगर उसकी मालियत उतनी हो कि जो वो वाला सिविल जज सुन सकता हो तो उसने ले लिया, बाद में वो खरबों रुपए बढ़ जाए तो वो केस का फैसला वही जज करेगा, अगले जज पे लेके नहीं जाएंगे। बड़ा कीमती है ये। तो अगली हेडिंग कहते हैं सब्सिक्यूट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि बाद में सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो वही जज सुनेगा। अगली हेडिंग द जनरल रूल। जनरल रूल ये है कि अगर जिस जज को पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन सुनने का अख्तियार नहीं था मगर उसने केस सुनना शुरू कर दिया और मुखालिफ पार्टी, आपकी अपोजिट पार्टी ने उस पर कोई इतराज नहीं किया, तो क्या होगा? तो इसमें क्या है? जनरल रूल तो ये है कि जिस जज को माली जो मुकदमा होता है वो सुनने का अख्तियार अगर नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और सुनने का अख्तियार नहीं है, तो उसका जो जुरिसडिक्शन है वो नहीं बनती, तो उसकी जो फैसला होगा वो नल एंड वाइड कहलाएगा। याद रखना, जनरल रूल ये है कि जिस जज को अथॉरिटी नहीं उतनी माली मुकदमे के सुनने की और वो उससे ज्यादा का सुनने लग जाए तो उसका जो फैसला होगा वो नल एंड वाइड होगा। मगर एक्सेप्शन है, इस्तशना है। वो कौन सी है? वो है सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। देखो, आपसे पूछ सकता है इसकी कोई एक्सेप्शन है कि अगर जज ने सुन भी लिया तो हम उस पर एतराज नहीं करेंगे? आप कहेंगे हां। सेक्शन 11 सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 में ये लिखा कि अगर जिस जज को वो केस सुनने की अथॉरिटी नहीं थी, उसकी पिक्यूनरी वैल्यू में नहीं आता था, माली उसकी हदूद में नहीं आता था, वो सुनने बैठ गया और अपोजिट पार्टी ने उस पर एतराज फर्स्ट अर्ली अपॉर्चुनिटी पे नहीं किया, तब उसको सुनने का हक दिया जाएगा। अब उसकी एक्सेप्शन आ जाएगी। तो देखें, वैसे जनरली तो वो नहीं सुन सकता,
हाँ, अगर वो सुनने बैठ गया अपोजिट पार्टी ने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे शुरू में ही उसने अगर कोई एतराज ना उठाया तो ये उसकी एक्सेप्शन में आ जाएगा, इस्तशना में आ जाएगा। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, अब आप अगली हेडिंग दे पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल जजेस। सिविल जजेस की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होती है? तो किसके तहत? वेस्ट पाकिस्तानी सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962। क्या? वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 2 ऑफ 1962 के मुताबिक जो 3 तरह के जो सिविल जज हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इनकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या है? पहली हेडिंग दे सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, दे दी हेडिंग। अब क्या लिखेंगे? इसकी पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन जो है वो अनलिमिटेड है। जो फर्स्ट क्लास होता है वो अनलिमिटेड मुकदमा सुन सकता है, जितनी भी मालियत हो वो आपको शुरू में कहां दायर करना पड़ेगा? फर्स्ट क्लास जज में। अब अगली हेडिंग दे सिविल जज ऑफ सेकंड क्लास। सेकंड क्लास का जो है ये 50,000 तक की मालियत का मुकदमा सुन सकता है थ्योरी में, ठीक है, मगर इसकी मिकदारें बढ़ती रहती हैं। जिस तरह आज मौजूदा ये 5 मिलियन तक का सुनता है, पहले जब ये था पहले इसका कितना था? 50,000 तक का सुन सकता था, मगर आज 5 मिलियन तक का ये सुन सकता है। याद रखना, हर सूबों में इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए आपने याद क्या रखना है? 50,000 वाला लफ्ज। हाँ, सिविल जो मजिस्ट्रेट, सिविल जज, एडिशनल सेशन जज के जो लोग होंगे, यानी जो जुडिशियल इम्तहान देने वाले होंगे, उनको करंट पेपर देने से पहले करंट वैल्यू देखनी होगी कि मौजूदा दौर में वो क्या, कौन सी वैल्यू का सुन रहा है और किस सूबे में कौन सा सुन रहा है, अपने सूबे का उसको पता होना चाहिए। अगली हेडिंग दे सिविल जज ऑफ थर्ड क्लास। जो थर्ड क्लास का है वो 20,000 रुपए तक का सुन सकता है थ्योरी के मुताबिक, मगर आजकल वो 1 मिलियन तक का सुनता है। थ्योरी के मुताबिक 20,000 तक का, मगर आजकल 1 मिलियन तक का। आगे मजीद दौर में और बढ़ जाएगा, फिर हर सूबे में अलग अलग भी हो सकता है। आपसे अगली हेडिंग दे सूट अगेंस्ट फेडरेशन, प्रोविंसेस और पब्लिक ऑफिसर। अगर आपने मुकदमा करना हो फेडरेशन के ऊपर, या यानी वफाक पे करना हो, फेडरल गवर्नमेंट पे करना हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे करना हो, या पब्लिक ऑफिसरों पे करना हो, तो कौन सी कोर्ट में करेंगे? ये उस कोर्ट में करेंगे जिसकी जुरिसडिक्शन अनलिमिटेड वैल्यू की होगी। याद रखना, जब भी फेडरल गवर्नमेंट पे कोई आप मुकदमा दायर करें, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे करें, या किसी पब्लिक ऑफिसर पे करें, वो किस कोर्ट में मुकदमा दायर होगा, अब उसमें वहां पे वैल्यू नहीं देखी जाएगी फर्स्ट के मुकदमे की वैल्यू क्या है, बल्कि वो उसके पास दाखिल किया जाएगा जो अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन रखता है, पेक्यूनरी। अगली हेडिंग दे विच कोर्ट इज कंपीटेंट फॉर सूट। कौन सी कोर्ट है कि जो कंपीटेंट होती है? याद रखना, सेक्शन 15 के तहत लोवेस्ट कोर्ट, हर वो कोर्ट जो लोवेस्ट हो और कंपीटेंट हो, आप पहले मुकदमा वहां पे करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरा मुकदमा बनता है सिविल जज दर्जा अव्वल के पास, मैं कहता हूं नहीं जी मेरा तो दिल नहीं मानता यहां पे, मैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। ऐसे नहीं होगा। क्या? आपको सबसे पहले लोवेस्ट कंपीटेंट जज के पास जाना पड़ेगा, जो लोवेस्ट हो और कंपीटेंट भी हो। पेपर में उलझा कर देगा लोवेस्ट ग्रेट जज के पास आप जाएंगे, गलत। लोवेस्ट कंपीटेंट का लफ्ज ठीक होगा, सिर्फ लोवेस्ट होगा तो गलत, लोवेस्ट कंपीटेंट का लफ्ज ठीक है। तो सेक्शन 15 क्या कहती है? आप उस जज के पास अपना फैसला, अपना केस दायर करें जो लोवेस्ट हो और कंपीटेंट हो। अब आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों? इसलिए कि कोर्ट ये चाहती है कि जो हायर कोर्ट उन पर बर्डन ना पड़े, फिर ये ना हो जिसका दिल चाहे वो उठा के चला जाए, हर बंदा के जी मैं सुप्रीम कोर्ट में जाता हूं, ऐसे नहीं। तो इसलिए हायर कोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए क्या कहा गया कि लोवेस्ट कंपीटेंट कोर्ट के अंदर आप जाएंगे। किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी के तहत। आपसे एक और चीज पूछ सकता है, बल्कि इस पे हेडिंग दे दें सेक्शन 15C सीपीसी एंड हाई कोर्ट। जो सेक्शन 15 है वो और हाई कोर्ट क्या है?
आपसे पूछ सकता है जो सेक्शन 15 है क्या वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की वैल्यू को इफेक्ट डालती है? नहीं, ये तो सिर्फ एक एहतियात बताती है, एक मदद कर रही है, हमदर्दी कर रही है कि हाई कोर्ट साहब आप पे पहले इतना वजन है, पूरे सूबे का वजन है, इसलिए आपके जो छोटे मोटे केस है वो हम ले लिया करेंगे। तो ये सिर्फ उसकी हमदर्दी कर रही है, ये नहीं कि हाई कोर्ट की अथॉरिटीज ने खत्म कर दी कि हाई कोर्ट छोटे मुकदमे सुन ही नहीं सकती, नहीं, ऐसा नहीं है। तो सेक्शन 15 ने हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उस पर इफेक्ट नहीं डाला, बल्कि हमदर्दाना तौर के ऊपर से हमदर्दी की कि आपके मुकदमे चलो मैं सुन लूं। फिर आपसे पूछेगा अगर हाई कोर्ट ने ऐसा मुकदमा था जो लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट ने सुनना था, मगर हाई कोर्ट ने उसको सुनकर फैसला दे दिया, तो उसका फैसला नल एंड वाइड है या वैलिड है? आप कहेंगे वैलिड है। ठीक है, ये पेपर में पूछ सकता है कि हाई कोर्ट ने छोटा सा मुकदमा लेके सुन लिया जो लोवेस्ट कंपिटेंट कोर्ट ने सुनना था, अब उसका फैसला क्या वैलिड होगा हाई कोर्ट का? कहेंगे हाँ वैलिड होगा। अगली हेडिंग दे वेयर प्रॉपर वैल्यूएशन नॉट पॉसिबल, बल्कि इससे भी पहले हेडिंग दे सूट मस्ट बी प्रॉपर वैल्यूड। जब भी आप मुकदमा करें उसकी वैल्यू को प्रॉपर लिखें, वरना कोर्ट आपके मुकदमे को जो है वो रद्द कर सकती है। मेरे मकान की कीमत बनती है 1 करोड़ और मैं जाके इसकी वैल्यू लिख दूं 5 लाख रुपए, ऐसे नहीं। थोड़ा बहुत फर्क हो तो चल जाता है, ये नहीं कि मैं उठाकर इतने फर्क डालना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं। तो जो सूट है मस्ट बी प्रॉपर वैल्यू। अगली हेडिंग दे वेयर प्रॉपर वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल। अगर प्रॉपर वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, मिसाल के तौर पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मकान की कीमत क्या होगी, अब प्लेंटिफ को हक है, याद रखना जब वैल्यू समझ ना आए, प्रॉपर वैल्यू नॉट पॉसिबल हो जाए, तो प्लेंटिफ को हक बन जाता है कि वो जितनी वैल्यू मुनासिब समझे, मुनासिब, ये नहीं कि अब उसकी हर मर्जी चलना शुरू हो जाएगी, जितनी मुनासिब लगे, मौजू लगे, सूटेबल जो हो वो वैल्यू लिख देगा। फिर ऊपर नीचे मामला हो गया तो अब उसका कसूर नहीं माना जाएगा, क्यों कि उसकी वैल्यू ही पॉसिबल नहीं थी। ये अब हेडिंग दे रिटर्न ऑफ प्लेंट। ऑर्डर 7 रूल 10, इसके तहत रिटर्न ऑफ प्लेंट होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने अपना मुकदमा उस कोर्ट में ले गया जो उसकी कंपिटेंटी नहीं थी, तो कोर्ट क्या करेगी? रिटर्न ऑफ द प्लेंट करेगी, मुझे मुकदमा वापस कर देगी कि आसिफ साहब आपका मुकदमा मेरे पास सुनने की नहीं है, फला कोर्ट है वहां चले जाएं। ये रिटर्न ऑफ द प्लेंट है। अगली हेडिंग दे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, दावे को रिजेक्ट कर देना। ये क्या है? ये ऑर्डर 7 उसका रूल 11 के तहत कोर्ट कब उसको रिजेक्ट करेगी? जहां पर उसकी जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है या तो ओवर वैल्यू हो या अंडर वैल्यू हो। देखो जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है या तो ओवर वैल्यू हो या अंडर वैल्यू हो। एक और चीज बड़ी कीमती अभी जहन में आ गई, क्या जो आप पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिखते हैं वो पूरी की पूरी मकान की लिखते हैं या रिलीफ क्लेम की लिखते हैं? बड़ा कीमती, क्या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है आप जो देते हैं, निकालते हैं, जिसके तहत मुकदमा दायर करते हैं, वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रिलीफ की होती है या पूरी प्रॉपर्टी की होती है? जिस चीज की आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। मिसाल के तौर पर मेरा मकान 1 करोड़ का है और ये मैंने किराए पे दिया हुआ है, किराएदार ने इसका किराया नहीं दिया और उसका किराया बन गया 1 लाख रुपया, और मैं केस दायर करने के लिए अदालत में जाता हूं तो मैं रिलीफ कितना क्लेम कर रहा हूं? 1 लाख रुपए का। तो मेरी पेक्यूनरी वैल्यू किसके हिसाब से होगी? रिलीफ क्लेम के हिसाब से। ये नहीं कि मैं मकान का 1 करोड़ के हिसाब से उसको दूंगा, नहीं, रिलीफ जो मैं क्लेम कर रहा हूं, कि मैंने रिलीफ कितना क्लेम कर रहा हूं? 1 लाख के हिसाब से। तो जो रिलीफ क्लेम किया जाता है उसकी बुनियाद पर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। तो क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 7-11 के तहत, 7-11 के तहत क्या होगा? जब या तो जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है या तो अंडर वैल्यू हो या ओवर वैल्यू हो। दूसरी किस वजह के ऊपर प्लेंट जो है आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी कि रिलीफ क्लेम इस प्रॉपर वैल्यू, जो रिलीफ क्लेम कर रहा है वो वैल्यू तो आपने प्रॉपर निकाल ली है, मगर जो स्टाम्प पेपर है उस पर आपने स्टाम्प पेपर प्रॉपर नहीं निकाला। मिसाल के तौर पर
आपने उसकी वैल्यू निकाल ली और आपका स्टाम्प पेपर मिसाल के तौर के ऊपर 15,000 रुपये वाला लगना है और आप उसको 100 रुपये वाले स्टाम्प पे लिख रहे हैं, तब वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी क्या है, तीसरी वजह ये कि आने वाले नाफिजुल वक्त में कोई भी अदालत ऐसी कोई बात लगा दे कि फलां चीज भी आपके मुकदमे को रिजेक्ट कर सकती है, तो वो भी रिजेक्ट करने के काबिल होगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रिटर्न ऑफ द प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब है एपीलेट जुरिसडिक्शन। थ्योरी के मुताबिक अगर आपका मुकदमा, हेडिंग दे एपीलेट जुरिसडिक्शन, अपील की जुरिसडिक्शन किस पे होगी। मेरा फैसला किया सिविल कोर्ट दर्जा अव्वल ने, अब मैं इसको कहां लेके जाऊंगा अपील के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मगर थ्योरी के मुताबिक अगर आपका मुकदमे की रिलीफ की वैल्यू मोर देन 2 लाख है, 2 लाख से ज्यादा है, अब आप ये इसकी अपील हाई कोर्ट में दायर करेंगे थ्योरी के मुताबिक। ठीक है, ये बदलती रहती है, वरना कहां होता है आम हालात में जो आपकी लोअर कोर्ट ने किया तो आप हायर कोर्ट में चले जाएंगे, उससे अगली कोर्ट में आप अपील दायर करते हैं। तो देखें आज हमने क्या देखा, हमने ये देखा पूरा निचोड़ क्या है, जुरिसडिक्शन किसको कहते हैं, वो कोर्ट की अथॉरिटी जिसके तहत वो मुकदमा सुन सकती है उसको जुरिसडिक्शन कहते हैं। ये कौन सी है, 4 तरह की है। पहली टेरिटोरियल, इलाकाई हदूद, कि कोर्ट को कहा तुमने सिर्फ इन इलाकों के केस सुनने, इसके अलावा किसी इलाके का केस नहीं सुनना, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। नंबर 2 पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन, कि कोर्ट को यह कहा कि तुमने इतनी मालियत का दावा सुनना है, इससे ज्यादा का नहीं सुनना। तीसरी सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, कोर्ट को कहा तुम्हारा ये टॉपिक है मुकदमा सुनने के, इस टॉपिक के अलावा तुमने नहीं सुनना, तुम्हारी फील्ड ये है, ये सब्जेक्ट मैटर को तुम सुन सकती हो, इस सब्जेक्ट मैटर के अलावा नहीं सुन सकती। आगे है पर्सनल जुरिसडिक्शन, कोर्ट को कहा तुम खास लोगों के मुकदमे सुनोगी, हर चलते फिरते के नहीं सुनोगी। मिसाल के तौर पर सेक्शन 19 और 20 के तहत वो लोग जो उस कोर्ट की टेरिटोरियल इलाकाई हदूद में या तो रहते हों या बिजनेस करते हों या पर्सनली वर्क करते हों या गेन करते हों, वो वाले वहां पे केस दायर कर सकते हैं। ये नहीं कि चलते फिरते मुसाफिर का दिल चाहे वो भी करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के मुताबिक हमें किस कोर्ट में मुकदमा दायर करना होता है, लोवेस्ट कंपीटेंट कोर्ट में, लोवेस्ट कंपीटेंट कोर्ट में। जो लोवेस्ट भी हो, कंपीटेंट का लफ्ज ना भूल जाना पेपर में, वो कंपीटेंट होना जरूरी है, ये सेक्शन 15 हमें कहता है। फिर आपसे पूछेगा कि क्या सेक्शन 15 ने हाई कोर्ट की अथॉरिटी छीन ली। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा केस सुन लिया जो बिल्कुल लो दर्जे का था और उसको लोवेस्ट कोर्ट ने सुनना था, मगर हाई कोर्ट ने सुन के फैसला कर दिया, तो क्या अब उसका फैसला नल एंड वाइड होगा या वैलिड होगा। आप कहेंगे वैलिड होगा। क्यों? सेक्शन 15 तो बेचारा एक हमायत कर रहा है, हमदर्दी कर रहा है कि हाई कोर्ट साहब आप पे इतने वजन पड़े हुए हैं, छोटे मोटे मामलात हमें दे दें, ठीक है। तो वो उसका हमदर्दी कर रहा है, वैसे उसको सुनने की अथॉरिटी होती है हाई कोर्ट को। फिर जो जनरल रूल ये है कि आपने अगर जनरल रूल ये है कि आपकी जो कोर्ट है अगर उसको पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन सुनने की अथॉरिटी नहीं थी तो उसका फैसला नल एंड वाइड होगा। मगर सेक्शन 11 ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट, ठीक है, उसके तहत क्या है कि अगर अपोजिट पार्टी ने अर्नेस्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर एतराज नहीं किया तो ये एक्सेप्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने आज ये यहां तक देखा, तो ये बड़ा कीमती था। हमारे हक में दुआ करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि साहब बारक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज।